नेता जिसको कोई उपाधि नहीं। यह बुक रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित है। रॉबिन शर्मा अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दुनिया भर में उनके कई मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए गए हैं। उनकी अदर कई बुक हैं, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, मेगा लिविंग, फैमिली विजडम। ये बुक विश्व प्रसिद्ध रही हैं। यह किताब मैं आपको यानी पाठकों को अर्पित करता हूँ। अपने अंदर के नेता को जागृत करने की आपकी इच्छा ने मुझे प्रेरित किया है। अपने काम को श्रेष्ठ तरीके से परिपूर्ण करने की आपकी कटिबद्धता का मैं कायल हूँ। इस बुक में 8 अध्याय हैं और नेता जिसको कोई उपाधि नहीं, इसके 4 नेतृत्व संवाद हैं। इस बुक में ब्लैक डेविस नाम के व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो नेता जिसको कोई उपाधि नहीं, इसके 4 नियमों को किस तरह इस्तेमाल करता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, नेतृत्व और सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हम में से हर एक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में ही पैदा हुआ है। दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग सामान्यता के बीच जीते हुए ही मर जाते हैं। मुझे आशा है कि यह बात आपको परेशान नहीं करेगी क्योंकि हम और आप कम समय ही साथ रहेंगे और ऐसे में शुरुआत में ही मैं यह बात आपसे कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपसे ईमानदार रहूँ। मैं आपसे यह बात भी बांटना चाहता हूँ कि मैं एक बेहद साधारण इंसान था, लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मुझे कुछ असाधारण रहस्य सीखने का मौका मिला जिससे मैं व्यवसाय में सफल हुआ और जीवन को भी अच्छी तरह ही जी पाया। एक अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ आपके सामने वही प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ जो मैंने चकित करने वाले जोखिम से सीखा था, तो आप भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और अच्छी तरह जीवन जी सकते हैं। इसे आज से ही शुरू करते हैं। यह जो मैं एक बेहद प्रभावशाली पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे मैं बेहद सादे तरीके से, सावधानी से और पूरी सच्चाई से गंभीरता के साथ पेश कर रहा हूँ। हमारा यह सफ़र पूरी तरह मज़ेदार, अंतःप्रेरित करने वाला और मनोरंजक होगा। जो सिद्धांत और औजार आपको इस किताब में से मिलने वाले हैं वह अपने आप ही आपको अपने कैरियर में ऊंचा उठाने, खुशियों की चरम सीमा पर पहुंचने और आप में से आपको सबसे बेहतरीन चीज़ को बाहर लाने में, पेश करने में मदद करेंगे। और इससे भी ऊपर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत ईमानदार रहूंगा। पूरे आदर के साथ मैं आपका ऋणी हूं। मेरा नाम ब्लैक डेविस है और मेरा जन्म मिलवाकू में हुआ। न्यूयॉर्क में ही मैंने अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया है। अपनी बेहतरीन बातचीत के दौरान अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा पसंदीदा खेल और किताबें कौन सी हैं तो मेरा जवाब होगा, इस शहर से मैं बेहद प्यार करता हूँ। यहाँ के रेस्टोरों, यहाँ की तेज़ गति, यहाँ के लोग और वह रास्ते पर मिलने वाले हॉट डॉग अविश्वसनीय। हाँ, मैं खाने से बेहद प्यार करता हूँ। यह जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। खैर, बिग एप्पल जैसी इस विश्व में दूसरी कोई जगह नहीं है। यहाँ से जाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता और न ही मेरी कोई योजना है। यह स्थान छोड़कर मैं कभी भी नहीं जा सकता। मैं जिस जगह पर था और जिस जगह पर पहुँचा, वहाँ तक की अविश्वसनीय यात्रा तक पहुँचने के बारे में बताने से पहले आप मुझे मेरे बारे में कुछ बताने की इजाज़त दें। बहुत ही संक्षिप्त में मैं इसे आपके सामने पेश करूंगा। मेरी माँ इस दुनिया की सबसे दयालु माँ थी। पिताजी बहुत ही निर्धारता वाले दृढ़ इंसान थे। ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है। परिपूर्ण नहीं, लेकिन दाल में नमक जैसे वाले व्यक्ति। लेकिन मैंने पाया कि वह बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। एक ऐसे इंसान जो भी काम करेंगे वह पूरी तरह श्रेष्ठ करने की कोशिश करेंगे और मेरे हिसाब से आप जो भी काम श्रेष्ठता के साथ करना चाहेंगे कर पाएंगे। और एक बार आपने वह काम कर दिया तो आप घर जाकर आराम से चैन की नींद सो सकेंगे। जो अपने बस में नहीं है उसके बारे में चिंता करते रहने से इंसान बीमारी को आमंत्रित करता है। ज़्यादातर हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं या सोचते रहते हैं जो अपने बस में नहीं होती हैं या जो कभी हो ही नहीं सकती। इस बारे में कर्ट वोनेगट का बहुत ही अच्छा वक्तव्य है। उन्होंने कहा है,
आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके मन में जो विचार आते हैं वह चिंता युक्त मन में नहीं आते, बल्कि वह उस वक्त आते हैं जब आप किसी दिन मंगलवार की शाम को 4 बजे आराम से बैठे हैं और वह आपके मन में आ जाते हैं और आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मेरे माता पिता ने मुझे कई तरीके से अच्छी तरह पाला पोसा है। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक तरह से उनके पास सब कुछ था। अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस उनमें था। उनके विचार अमूल्य थे और वह आत्मसम्मानी थे। उन दोनों को मैं बहुत याद करता हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिस दिन मैं उन्हें याद नहीं करता। मेरे कायराना पलों में मैं उस बात को महसूस करता हूँ कि हम लोगों को बेहद साधारण रूप में लेते हैं, जो हमसे बेहद प्यार करते हैं। जब तक हम उन्हें खो नहीं देते तब तक हमें उनकी महत्ता समझ नहीं आती। जब हम उन्हें खो देते हैं तो हम गम में डूब जाते हैं और उस वक्त प्रार्थना करते हैं कि अगर दूसरा मौका मिला तो वह जिस बात के हकदार हैं उन्हें वह हक देकर रहेंगे। कृपा करके अपने जीवन को पश्चाताप में जलने न दें। यह हम सभी के साथ हुआ है और होता आया है। अगर आज भी आप अपने माता पिता के साथ हैं तो आप बेहद भाग्यशाली हैं और उनका आदर सम्मान करना शुरू करें। इसकी शुरुआत आज से ही करें। जब मैं बड़ा हो रहा था मैं एक अच्छा लड़का था। मेरे दादाजी मेरे बारे में कहते थे कि 2 पैरों पर चलने वाला यह एक दिल है। मैंने अपने जीवन में नियम बनाया था कि न तो मैं किसी का दिल दुखाऊंगा और न ही किसी बात को भंग करूंगा। स्कूल में मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, लड़कियों में मैं अच्छा खासा लोकप्रिय था और मैंने स्कूल की टीम की ओर से फुटबॉल मैच भी खेले थे। मैं एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था। यह सब उस समय बदल गया जब मेरे माता पिता मारे गए। मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई थी। मैं अपना आत्मविश्वास खो चुका था और मेरी नज़र के सामने कोई भी उद्देश्य नहीं था। मेरी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी। 20 वर्ष की उम्र के आसपास मैं एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पकड़ने की प्रवृत्ति वाला युवा बन गया था। एक तरह से विमान में जिस तरह ऑटो पायलट पर निर्भर रहता है, बिल्कुल उसी तरह कुछ देर निर्भर रहने जैसा ही मेरा जीवन था। मैं सुन्न हो गया था और किसी भी बात पर गंभीरता से नहीं सोच रहा था। मैंने खुद को ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखने, ज़्यादा खाना खाने और ज़्यादा से ज़्यादा चिंता करने में मन लगा लिया था। जो मैंने खो दिया था उसे भुलाने के लिए और उसका दर्द कम करने के लिए मैं ये सब कर रहा था। जीवन के उस दौर में नौकरी मेरे लिए सिर्फ बिल चुकाने का जरिया था। मैं कैरियर के बारे में सोच ही नहीं रहा था, सिर्फ दिन गुजारने की कोशिश कर रहा था। नौकरी मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने नहीं रखती थी और न ही मैं उसे कुछ कर गुजरने की एक उपलब्धि के रूप में देख रहा था। मैं तो उसे अपना समय व्यतीत करने के रूप में देख रहा था। नौकरी मेरे लिए एक सिर्फ टाइम पास का जरिया था। मैं लोगों पर अपनी छाप दिखाने, कंपनी को बेहतर संस्था बनाने और बेहतर काम करते हुए अच्छी दुनिया बसाने और खुद का विकास करने के रूप में देख नहीं पा रहा था। मैं तो वक्त गुजारने के एक जरिए के रूप में ही नौकरी को देख रहा था। आखिरी में मैंने तय किया कि अब फौज में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा यह एक अच्छा फैसला था जो मुझे एक सुरक्षितता देगा और मौजूदा झंझट से छुटकारा दिलाएगा। इराक में चल रहे युद्ध पर मुझे भेजा गया। फौज में होने की वजह से वहाँ के अनुशासन ने मेरे जीवन को एक आकार दिया। आज जो मैं हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इस अनुभव ने काफ़ी मदद की। शुरुआती प्रशिक्षण के दौरान मैंने देखा कि किस तरह मेरे दोस्त लड़ाई में शत्रु की गोलियों की शिकार होते हुए खून से लथपथ युद्ध भूमि पर गिरे। मैंने देखा था कि कुछ जो अभी युवा भी नहीं हुए थे वो कितनी बर्बरता से अपाहिज कर दिया गया था और बुरी तरह घायल भी किया गया था। एक समय में मेरे में जो सौम्य उत्साह था वह भी जीवन की इस भयंकर निराशाजनक स्थिति से निकल गया और मैं सोचने लगा कि मेरे जीवन में क्या होगा और मैं कहाँ जाऊँगा। हालांकि युद्ध में मैं शारीरिक सदमे से आहत होने से बच गया था, बावजूद इसके मैं घायल फौजी बन गया था। मैं जहाँ पर भी जाता मेरे साथ इन यादों का भूत साथ रहता। एक दिन अचानक ही मेरे घर वापस जाने का समय आ गया। यह इतने अचानक हो गया कि मैं भौंचक्का रह गया। मुझे यातायात के विमान में बिठाया गया और मैं घर की ओर उड़ने लगा।
नित्यचर्या के मुताबिक मेरी मेडिकल जांच करने के बाद 1-2 दिन में ही मेरे हाथों में मेरे दस्तावेज रखे गए। देश के लिए अपनी सेवा देने के लिए मेरा धन्यवाद अदा किया गया और मुझे मेरे आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। शरद ऋतु की एक धूप भरी दोपहर में जब मैं शहरों की गलियों में घूमने लगा तो एक निष्कर्ष पर मैं आ गया, और वह था मैं फिर से अकेला हो गया हूँ। मैंने उस सोसाइटी में फिर से जाने के प्रयास शुरू किए जो मुझे भूल चुकी थी। ज़्यादातर रातों में मैं सो नहीं पाता था। मेरा मन मुझे युद्ध के दौरान देखी हिंसात्मक घटनाओं के दुस्वप्नों को याद दिलाते हुए दंडित कर रहा था। मैं बिस्तर पर घंटों पड़ा रहता था, बिस्तर से उठकर दिन की शुरुआत करने के लिए ताकत जुटाने की कोशिश करता रहता। मेरा शरीर घायल हो चुका था। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को याद करता था जो युद्ध के दौरान मेरे साथ थे, और मैं डरता था, हालांकि डर का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जो चीज़ें पहले करने में मुझे मज़ा आता था वह अब मुझे उबाऊ और तुच्छ लग रही थी। मेरे जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं बचा था। कभी कभी मुझे लगता था कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। शायद मेरे माता पिता मुझे जो एक अच्छी सीख दी थी, सीखने से प्यार करने की, खास कर किताबों से। एक किताब के सिर्फ आवरण पर से ही मिलने वाली आइडिया पर अमल किया जाए तो जीवन को एक नए सिरे से बनाने की ताकत मिल जाती है। कुछ चीज़ें इतनी बेहतर होती हैं कि वह जिसमें निवेश करने से इंसान एक बेहतर विचारक बन सकता है और अपने दिमाग को भी सशक्त बना सकता है। खुले और सशक्त इंसान की विशेषता यह है कि वह हमेशा नई बातें सीखने के लिए तैयार रहता है, कभी भी नई बातें सीखने में पीछे नहीं रहता। संकट भरे समय में उबरने के लिए खुद को प्रशिक्षित करते रहना और जीने के तरीकों पर अमल करते रहना बेहद ज़रूरी है। जो श्रेष्ठ इंसान है उसके पास भव्य लाइब्रेरी अवश्य नज़र आएगी। इसलिए मैंने सोह के निचली ओर के एक बुक स्टोर में काम करना शुरू किया। मेरे नकारात्मक विचार और निहायती आत्मसंतुष्ट रवैये की वजह से मैं स्टोर में अच्छा काम नहीं कर पा रहा था। मुझे मेरे मैनेजर की ओर से हमेशा डांट पड़ती और मैं पूरी तरह अपनी अपेक्षा रखता था। मेरे सामने कोई दिशा नहीं थी, एक टीम के सदस्य के रूप में भी नहीं। मैं साधारण स्तर से भी निचले स्तर पर काम कर रहा था। सिर्फ किताबों के प्रति मेरे प्यार की वजह से ही मैं बच गया था। किताब की दुकान चलाने वाले मेरे साधारण काम के तरीके की वजह से मेरा तिरस्कार करते थे, लेकिन स्टोर में आने वाले लोग मुझे पसंद करते थे और इसी तरह मेरा काम चलता रहा, एक धागे की तरह। और अब यहाँ पर कहानी में एक सुखद बदलाव नजर आया। एक दिन मेरे जीवन में जैसे जादुई चमत्कार हो गया। जब मैं ज़्यादा की अपेक्षा नहीं कर रहा था उस समय मेरे साथ अच्छी घटना घटी। अच्छा समय मुझे ढूंढते हुए आया और उसने पूरा खेल बदल दिया। एक बेहद जिज्ञासु अपरिचित व्यक्ति मुझसे बुक स्टोर में मिलने आया और उसने बहुत ही कम समय में मेरी मर्यादाओं को समझते हुए, जिससे मैं पूरी तरह चिपका हुआ था, मुझे जो पाठ पढ़ाया उसने मेरे सामने एक नई दुनिया ही रख दी। मुझ में भी एक नया बदलाव आ गया। आज 29वीं उम्र में मैं बेहद सफल हूँ और जीवन का हर सुख देख रहा हूँ जिसका मैंने सपना भी नहीं देखा था। अब मेरी समझ में आया है कि कठिन समय लोगों को बेहतर बनाता है। समस्याओं के बीच में ही संधि रहती है और हम में से हर कोई जीतने के लिए ही आया हुआ है, काम और ज़िंदगी दोनों में। अब वह समय आ गया है जब मैं आपके साथ वह बातें शेयर करूं जिसने मेरे जीवन को बदल दिया।